इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक एपरेटस के बारे में जिसका नाम है बार्टन एपरेटस। तो हम यहाँ बार्टन एपरेटस को डिस्कस करेंगे और उसकी हेल्प से हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी निकालेंगे किसी वायर की। यहाँ लिखा हुआ है थिक वायर। एक्चुअली इससे अलावा भी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी निकालने का एक और एक्सपेरिमेंट है जो थिन वायर के लिए है जिसका नाम है मैक्सवेल नीडल। वहाँ पर हम ऑक्सीलेट कराते हैं और ऑक्सीलेट कराने के बाद उसका टाइम पीरियड लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ऑक्सीलेट नहीं कराएंगे। यहाँ पर हम उसे ट्विस्ट करेंगे और ट्विस्ट की वैल्यू लेंगे। तो ये जो मेथड है इसीलिए स्टैटिकल कहते हैं और वहाँ वो उस मेथड को डायनेमिकल मेथड कहते हैं। तो एक्चुअली बार्टन एपरेटस है जिसमें स्टैटिकल मेथड से हमें थिक वायर के लिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी निकालने हैं। तो देखिए एपरेटस क्या है। तो यहाँ ये एपरेटस का डायग्राम है। डायग्राम में देखिए यहाँ इस तरीके से एक वायर है और ये इसके किनारे पर एक पुली लगी हुई है। इस तरफ ये फिक्स है वायर और हम क्या करेंगे, इस पुली पर एक वजन लटकाएंगे, वजन को बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, इधर ये ट्विस्ट होगा। तो इस वाले स्केल में भी कुछ एंगल ट्विस्ट आएगा और दूसरे स्केल में भी कुछ एंगल ट्विस्ट आएगा। तो इन ट्विस्ट की ऑब्जर्वेशन और मास की ऑब्जर्वेशन के साथ कितना वेरिएशन है, इन सब से हम इस वायर का, ये जो वायर है यहाँ पर, इस वायर का क्या निकालेंगे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी निकाल देंगे। तो इसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए हमें बार्टन एपरेटस चाहिए, वेट चाहिए। देखिए यहाँ पर वेट रखे हुए हैं, एक ये हैंगर है और ये वेट्स हैं, ये अलग अलग वेट्स हैं। तो ये हैंगर भी 200 ग्राम का है और ये वेट्स भी अलग अलग सेपरेट 200 ग्राम के हैं। तो जो वेट्स हैं ये 200 ग्राम के मल्टीपल में वेट्स हैं। इधर ये स्क्रू गेज रखी हुई है तो हमें स्क्रू गेज चाहिए और एक मीटर स्केल चाहिए, तो ये मीटर स्केल रखा हुआ है। अब ये जो डायग्राम का एपरेटस है इसे हमारे पास जो रियल एपरेटस है उससे कोरिलेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक पॉइंटर या एक स्केल ये है और एक स्केल ये है और इस तरफ ये पुली लगी हुई है और यहाँ पर एक रस्सी लटकेगी और ये जो वायर है ये एक तरफ फिक्स है। तो यहाँ इस क्लैंप से ये वायर फिक्स्ड है। तो जब हम इधर ये पुली पर वजन लटकाएंगे तो ये पॉइंटर इसमें भी रीडिंग आएगी और इसमें भी रीडिंग आएगी। ये पॉइंटर एक्चुअली P1 है और ये पॉइंटर P2 है। जब हम इधर से रीडिंग लेंगे तो P1 में रीडिंग ज़्यादा आएगी और P2 में हमेशा रीडिंग कम आएगी। तो देखिए स्टार्टिंग में इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम P1 P2 को कहाँ रखेंगे। P1 P2 को कहाँ रखेंगे, अगर हम P1 P2 को इधर इस तरफ रख देंगे तो इन दोनों में ऑब्जर्वेशन बहुत कम आ जाएगी। हम P1 को अधिक से अधिक उसके पास रखेंगे और लगभग 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस या 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस के साथ साथ P2 को रखेंगे। अगर हम P1 P2 को बिल्कुल पास कर देंगे दोनों की ऑब्जर्वेशन भी सेम आ जाएगी लगभग। और आगे देखते हैं, डिफरेंट एंगल से देखते हैं कि एपरेटस कैसे दिखाई देता है। अब देखिए ये पॉइंटर P1 है और ये पॉइंटर P2 है। तो ये तो पॉइंटर है P1 और ये पॉइंटर है P2। ये जो यहाँ पर है वायर है, ये वायर है आपका। तो ये वायर से फिक्स किए हुए हैं इस स्क्रू की हेल्प से। कभी हो सकता है कि आपका पॉइंटर फिसल जाए तो ये क्या करेंगे, इस स्क्रू को खोलने के बाद यहाँ टाइट कर देंगे। या कह सकते हैं इनिशियली हमें ये पॉइंटर 0 पर करना होगा। तो 0 पर कैसे करेंगे, या नीचे से स्क्रू है, इस स्क्रू को खोलेंगे, ये फ्री हो जाएगा और इसको सीधा 0 पर करने के बाद इसे टाइट कर सकते हैं। तो ये पॉइंटर P1 है, ये पॉइंटर P2 है। अब ये क्या मेजर करेगा, देखिए जैसे ये तार ट्विस्ट होगा तो ये इस तरीके से मेजर करेगा, या तो इस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा। डिपेंड करेगा कि आपने वजन इस तरफ लटकाया होगा तो इस तरफ जाएगा और आप वजन को इस तरफ लटकाएंगे तो ये इस तरफ जाएगा। अब ये क्या मेजर कर रहा है, ये सेंटीमीटर है, ग्राम है, किलोग्राम है, क्या है। देखिए ये घूम रहा है तो घूमने का मतलब है कि ये एंगल मेजर करेगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये आपके पास 0 डिग्री है, ये आपके पास जो लिखा हुआ है ये 10 डिग्री है और ये आपके पास जो लिखा हुआ है ये 20 डिग्री है। तो इस तरीके से ये 30 डिग्री है। तो यहाँ तक ये मेजरमेंट लेगा। इसके बीच में 10 खाने बने हुए हैं, इसका मतलब ये कितना कितना डिफरेंस पे 1 डिग्री के डिफरेंस पर मेजरमेंट लेगा। तो या तो इस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा। ये P1 है और ये P2 है। अब देखिए अगर हम उस तरफ से देखें तो हमारे पास ये पुली है, इस पुली पर एक रस्सी है जो यहाँ से फिक्स है। ये पूरा चक्कर यहाँ घूमने के बाद ये रस्सी आपको यहाँ दिखाई दे रही है। इसके एंड में एक रिंग बना हुआ है, इस रिंग में आप ये मास लटका सकते हैं। तो यहाँ देखिए इस तरीके से हमारे पास क्या है, ये आपके पास पुली है। तो इस तरफ से देखने पर ये ऐसा दिखाई दे रहा और इस तरफ से देखने पर ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आपको पॉइंटर पता चल गया और दूसरी है पुली पर जो रस्सी लटकी है इसका पता चल गया। ये भी क्लिप्स हैं,
ये पुली को तार से फास्टन यानी कि टाइट करने के लिए ये 3 क्लिप हैं। और आगे देखते हैं। देखिए इस ऑब्जर्वेशन में हमें जो एक्सपेरिमेंटल वायर है उसकी थिकनेस या कह सकते हैं उसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो हम स्क्रू गेज की हेल्प से उसकी रेडियस फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है कि स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट निकालेंगे, जो कि अलग एक वीडियो में बताया हुआ है कैसे निकालनी है। उसके बाद हम उस स्क्रू गेज की एरर निकालेंगे, यानी कि कह सकते हैं कि उसमें कुछ बिना तार रखे हुए उसको रैचेट से टाइट करेंगे, देखेंगे 0 पर 0 है या नहीं है। यदि 0 पर 0 है तो एरर नहीं है, लेकिन फिर भी हम लिखेंगे 0.000। तो यहाँ इसको मेन स्केल, सर्कुलर स्केल लिख सकते हैं इसे यहाँ, और टोटल देखेंगे 0 एरर कितनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्रू गेज को लेंगे और जो हमारा एक्सपेरिमेंटल वायर है, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल वायर है, इस वायर में स्क्रू गेज को टाइट करेंगे, कहाँ से, रैचेट से, और देखेंगे मेन स्केल और सर्कुलर स्केल पर कितने कितने रीडिंग है। तो मेन स्केल और सर्कुलर स्केल पर जो ऑब्जर्वेशन होगी उसको टोटल करने के बाद यहाँ लिख देंगे। इसको हम यहाँ से खोल देंगे और यहाँ कहीं इसको फिर से फिट करेंगे। तो यहाँ कहीं फिट करेंगे तो देखेंगे कि मेन स्केल, सर्कुलर स्केल और टोटल आ जाएगा। इसके बाद हमें किसी डिफरेंट प्लेस पर इसको यहाँ फिट करेंगे तो ये मेन स्केल, सर्कुलर स्केल, टोटल आ जाएगा। ये वैल्यूज सेम आ भी सकती हैं या थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। तो इन तीनों को ऐड करेंगे, यानी कि जोड़ेंगे इन तीनों को, और ऐड करने के बाद इनका 1/3 करेंगे। तो इस तरीके से हम इनका मीन या एवरेज वैल्यू निकाल देंगे। तो हमारे पास एक मीन एवरेज वैल्यू आ गया डायमीटर का, लेकिन ये अनकरेक्टेड है। तो इसमें यहाँ पर हम क्या करेंगे, करेक्टेड वैल्यू निकाल देंगे। तो करेक्टेड वैल्यू कैसे करेंगे, तो जो आपकी मीन या एवरेज वैल्यू आई थी उसमें से हम 0 एरर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 0 एरर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद करेक्टेड आ गई। उस करेक्टेड को आप यहाँ लिख देंगे मीन करेक्टेड डायमीटर। चूंकि ये मोटाई आई है, इसका मतलब ये व्यास आया है, डायमीटर आया है, उसका आधा करेंगे। आधा करने से क्या आ जाएगी, उसकी रेडियस आ जाएगी या त्रिज्या आ जाएगी। तो यहाँ सेंटीमीटर में लिखेंगे और उसको 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर मीटर आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गई, उस तार की रेडियस आ गई। इसका मतलब अभी तक आपने एक ऑब्जर्वेशन पूरी कर ली है कि आर की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है। आगे देखते हैं। इस ऑब्जर्वेशन टेबल में हमें पुली का डायमीटर निकालना है। जो लेफ्ट साइड में पुली दिखाई दे रही है, इस पुली का डायमीटर या इस पुली का व्यास हमें निकालना है। ये पुली वही है जिस पर एक रस्सी लिपटी हुई है और जिससे हमें क्या करना है, ट्विस्ट देना है, या कह सकते हैं वजन या मास लटकाने के बाद उसे ऐंठना है। तो हमें इस पुली को का डायमीटर निकालने के लिए हम ये जो रस्सी है इसको पूरा एक चक्कर लपेट देंगे। पूरा चक्कर लपेटने के बाद जहाँ ये यहाँ टच करेगी वहाँ कोई मार्कर लेने के बाद उसको निशान लगा देंगे, जैसे हमने यहाँ काला निशान लगा दिया है। इसके बाद हम इस रस्सी को पूरा खोल लेंगे तो रस्सी यहाँ से यहाँ तक पूरी खुल जाएगी, लेकिन वो निशान आपको फिर भी दिखाई देगा कि ये निशान है। इस निशान को हम यहाँ से क्या करेंगे, स्केल से पढ़ेंगे और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस नाप लेंगे। यहाँ 0 भी हो सकता है तो यहाँ तक कोई डिस्टेंस हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसके लिए हमने क्या करा, 2 ऑब्जर्वेशन ली। ये ऑब्जर्वेशन 0 भी हो सकती है, ये ऑब्जर्वेशन कुछ हो सकती है। तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि ये x है और ये क्या था, ये y था, या इसे x कह सकते हैं, इसे y कह सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम पहले लीस्ट काउंट लिखेंगे मीटर स्केल की, जो पहले ही बताई जा चुकी है दूसरे वीडियो में। तो यहाँ देख लेंगे 0 एरर की यहाँ जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो इसे हटा देंगे यहाँ से। अब देखेंगे क्या, एक बार इसे पूरा लपेटेंगे, फिर इसे सीधा करेंगे, 2 ऑब्जर्वेशन लेंगे x और y। इस तरफ x ले सकते हैं या इस तरफ x ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो x की रीडिंग लेंगे, y की रीडिंग लेंगे, बड़े में से छोटा घटा देंगे। तो ये x माइनस वाई की जगह इसे ऐसे लिख देंगे कि x माइनस वाई के साथ ये मतलब क्या है इसका, कि जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटा घटा देंगे, या माइनस साइन आया तो उसे नहीं लिखेंगे। तो यहाँ x माइनस वाई लिख देंगे। इसे क्या करेंगे, फिर लपेटेंगे, फिर निशान लगाएंगे, फिर नाप कर देखेंगे तो ये 2 रीडिंग आएगी x y की और उसका डिफरेंस दिखेंगे। ऐसे ही काम को 3 बार इसे करेंगे। 3 बार करने के बाद ये जो वैल्यू है ये सेम ही लगभग आएगी। हो सकता है 1 मिलीमीटर का कहीं डिफरेंस आ जाए। तो इन तीनों को जोड़ेंगे और इन तीनों को ऐड करने के बाद बाई 3 करेंगे, जैसा कि हर जगह करते चले आ रहे हैं। इसका ये आ जाएगा, ये क्या चीज़ आ गई, ये इसकी सरकमफ्रेंस या इसकी परिधि आ गई है। तो ये इसकी परिधि आ गई है, मतलब ये इसे मैं कह सकता हूँ ये सरकमफ्रेंस आ गई। तो सरकमफ्रेंस क्या होगी, परिधि का मतलब ये पाई इंटू डायमीटर होगी, या कह सकते हैं ये जो वैल्यू यहाँ पर आई है इसे मैं c कह सकता हूँ और इसको पाई से भाग करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगा, जिसे मैं यहाँ लिख दूंगा डायमीटर में। तो डायमीटर आ गया सेंटीमीटर में, इसको 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया मीटर में। तो इस तरीके से हमने पुली जिस पर ये रस्सी लिपटी हुई है उसका डायमीटर फाइंड आउट कर लिया है। अब आगे देखते हैं। देखिए ये फॉर्मूले में एक ऑब्जर्वेशन की और ज़रूरत पड़ेगी, इसे कहेंगे L1 - L2
जो वर्कबुक में छूट गई है। तो आप इसे ऐड कर लेंगे अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में, अलग से बना देंगे। है क्या L1 L2? देखिए हमने बताया था कि हमारे पास दो पॉइंटर हैं, एक पॉइंटर का नाम है P1 और एक दूसरा पॉइंटर है जिसका नाम है P2। इस तरफ ये पुली है जिस तरफ वजन लटके हुए हैं और इस तरफ का तार का किनारा फिक्स्ड है। तो ये जो फिक्स्ड किनारा है इससे हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे। तो यहाँ तक ये पॉइंटर P1 तक जो डिस्टेंस होगी उसे हम कहेंगे L1 और ये फिक्स्ड एंड से जो P2 तक की डिस्टेंस होगी उसे हम कहेंगे L2। दो डिस्टेंस हमारे पास रहेगी उसे हम कह देंगे L1 माइनस L2 निकाल देंगे। अब हम एक्चुअल जो ऑपरेटर्स है उसमें देखते हैं। तो हमारे पास ये जो पॉइंटर है ये हमारे पास है P1 और ये जो पॉइंटर है ये हमारे पास है P2। तो हम क्या करेंगे, एक स्केल रखेंगे जहाँ से फिक्स्ड एंड से, तो ये तार का सिरा फिक्स्ड है तो यहाँ पर एक स्केल रख देंगे और स्केल से मेजरमेंट ले लेंगे। तो यहाँ तक की जो मेजरमेंट है इसे हम कह देंगे L1 और यहाँ तक की जो मेजरमेंट होगी उसे हम कह देंगे L2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से L1 आ जाएगा इतने सेंटीमीटर, हमारे पास L2 आ जाएगा इतने सेंटीमीटर। तो हम क्या निकाल देंगे, इससे हम निकाल देंगे L1 माइनस L2। L1 बड़ा ही होगा क्योंकि ये पॉइंटर इससे दूर है और ये पॉइंटर इससे पास है। तो इस तरीके से हम एक ये निकाल देंगे कि L1 माइनस L2 कितना है उस एपरेटस के लिए। चलिए और आगे देखते हैं। देखिए ये ऑब्जर्वेशंस हैं ट्विस्ट की, तो हम इन्हें पहले डायग्राम की हेल्प से देखेंगे और फिर एक्चुअल जो एपरेटस है उसमें कहाँ दिखाई देंगे ये हम बताएंगे। तो ये इसमें देखते हैं तो क्या क्या लिखा हुआ है। ये कह रहे हैं टेबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ θ1 माइनस θ2। तो 1 और 2 ये किस किस से कनेक्टेड है, तो 1 तो पॉइंटर P1 से कनेक्टेड है और θ2 जो कनेक्टेड है पॉइंटर P2 से है। तो लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल अटैच टू द पॉइंटर। अभी हमने देखा था कि जो पॉइंटर था उसमें 0 बना हुआ था, उसमें 10 था, 20 था और 30 था और इसके बीच में 10 खाने थे। इसका मतलब इसमें जो कम से कम था वो 1 डिग्री इसमें मेजर कर सकते हैं। तो ये इसकी लीस्ट काउंट हो जाएगी कितना, 1 डिग्री। तो यहाँ लिख देंगे 1 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर ये वजन लटकेगा, तो यहाँ पर वजन हमारे पास है 200 ग्राम। तो हमारे पास जो वजन होगा 200 ग्राम होगा कम से कम, मतलब हैंगर का वजन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें कोई वजन नहीं लटकाएंगे। जब हम इसमें कोई वजन नहीं लटकाएंगे तो हम ये स्क्रू को ढीला टाइट करने के बाद पॉइंटर को सीधा ऊपर कर देंगे 0 पर। स्क्रू को ढीला टाइट करने के बाद इस पॉइंटर को भी 0 पर कर देंगे। तो हमारे पास क्या होगी, हमने यहाँ पर 0 वजन लटकाया और जो पॉइंटर P1 है उसकी रीडिंग कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी और जो पॉइंटर P2 है उसकी रीडिंग 0 आ जाएगी। तो हम यहाँ इस खाने में लिखेंगे A और C हमारे पास सबसे पहले चलेंगे, जो A वाली रीडिंग है और C वाली रीडिंग है सबसे पहले चलेगी। अब हम क्या करेंगे, इसमें हैंगर लटकाएंगे। हैंगर का मतलब 200 ग्राम, तो 200 ग्राम का मतलब 0.2 लटकाएंगे। तो 0.2 किलोग्राम, चूंकि यहाँ किलोग्राम में दिया हुआ है, थोड़ा सा पॉइंटर P1 खिसकेगा, P2 भी बहुत कम खिसकेगा, इसके मुकाबले में कम खिसकेगा। तो जो भी ऑब्जर्वेशन आएगी उसे यहाँ लिख देंगे और P2 में जो ऑब्जर्वेशन आएगी उसे यहाँ लिख देंगे। इसके बाद हम धीरे से इसमें एक वजन और लटकाएंगे। तो हमारे पास इस समय हो जाएगा एक हैंगर जो कि 200 ग्राम का है और उसके साथ साथ एक वेट और, यानी कि जो 200 ग्राम का है तो टोटल हो जाएगा 400 ग्राम। इसका मतलब है 0.4 किलोग्राम। तो 0.4 किलोग्राम का वजन होने के बाद हम P1 की रीडिंग लेंगे, P1 की रीडिंग को यहाँ लिख देंगे और P2 की रीडिंग को यहाँ लिख देंगे। इसी तरीके से हम एक वजन और लटकाएंगे, 0.6 की रीडिंग आ जाएगी आपके पास, और वजन लटकाएंगे 0.8 की रीडिंग आ जाएगी, और वजन लटकाएंगे 1.0 की रीडिंग आ जाएगी। इसके बाद एक और वजन लटकाएंगे तो ऐड करेंगे तो 1.2 की आ जाएगी। 1.2 किलोग्राम कहने का मतलब है कि आपके पास यहाँ एक तो हैंगर है प्लस इसमें 5 वेट है। हैंगर के अलावा 5 लूज वेट होंगे तो उनका वेट हो जाएगा 1 किलोग्राम। हैंगर का मतलब 0.2, तो ये 1.2 की रीडिंग आ गई। तो आपने जो टेबल का कॉलम था A, उसमें इस तरफ ऐसे चले, मतलब मास को धीरे धीरे उसमें चढ़ाते रहे और ये इसलिए इसका नाम है मास इंक्रीजिंग। तो यहाँ भी मास इंक्रीजिंग है, ये भी मास इंक्रीजिंग है और ये रीडिंग है पॉइंटर P1 की और ये रीडिंग है पॉइंटर P2 की। अब देखिए इस पर आपके पास 1.2 किलोग्राम वजन लटका होगा और 1.2 किलोग्राम वजन लटके का मतलब ये जो पॉइंटर है वो सीधा नहीं होगा, ये तिरछा होगा और ये पॉइंटर भी तिरछा होगा लेकिन इससे कम होगा। तो P2 में हमेशा रीडिंग कम आएगी क्योंकि ये फिक्स्ड एंड के पास है। अब क्या करना है, टेबल का जो दूसरा कॉलम है वो क्या करना है, देखिए ये जो ऑब्जर्वेशन यहाँ पर आएगी A के सबसे निचले वाले कॉलम में, इस ऑब्जर्वेशन को यहाँ ऐसे ही लिख देंगे। ये जो यहाँ ऑब्जर्वेशन आएगी इसको यहाँ ऐसे ही लिख देंगे। ये ऑब्जर्वेशन 1.2 की है, 1.2 किलोग्राम।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ से धीरे से एक मास बाहर निकालेंगे। मतलब यहाँ जो आपके पास हैंगर +5 थे, अब हम उसे कर देंगे हैंगर +4। तो हैंगर +4 करने का मतलब है कि आपने अब इस पर 1.2 किलोग्राम से मास को घटाकर कितना कर दिया, 1 किलोग्राम कर दिया। तो मास को डिक्रीज कर दिया, और डिक्रीज वाला खाना ये है, तो डिक्रीज वाला खाना ये है। तो यहाँ 1.2 की रीडिंग थी जो हमने यहाँ से नोट करके यहाँ लिख दी। हमने एक मास उतारा तो हमारे पास 1 की रीडिंग आई। तो पॉइंटर P1 की 1 की रीडिंग और पॉइंटर P2 की 1 की रीडिंग। तो अब आपके पास कौन सी रीडिंग आ जाएगी, अब आपके पास ये रीडिंग आएगी, ये रीडिंग आएगी, मतलब 1 के सामने वाली। एक वजन और उतारेंगे तो P1 की रीडिंग यहाँ लिखेंगे और P2 की रीडिंग यहाँ लिखेंगे। एक वजन और उतारेंगे तो P1 की रीडिंग यहाँ लिखेंगे, P2 की रीडिंग यहाँ लिखेंगे, और एक वजन उतारेंगे तो रीडिंग यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। एक वजन और उतारने के बाद हमारे पास सिर्फ हैंगर लटका मिल जाएगा। हैंगर का मतलब है 0.2 किलोग्राम, उसकी रीडिंग यहाँ लिख देंगे, P1 की और P2 की रीडिंग यहाँ लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, उस हैंगर को भी उतार देंगे तो यहाँ पर वजन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 किलोग्राम की रीडिंग यहाँ लिखेंगे और 0 की रीडिंग पॉइंटर P2 की रीडिंग यहाँ लिखेंगे। आपको लगेगा कि 0 वजन पर यहाँ रीडिंग 0 थी, लेकिन यहाँ रीडिंग 0 नहीं आ रही, तो आपको लग सकता है कि ये कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कि आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का बाद में एवरेज निकालेंगे। तो अगर आपकी ये रीडिंग 0 नहीं भी आ रही है तो जो आ रही है वही रीडिंग यहाँ पर लिखेंगे। ये रीडिंग भी आपकी 0 नहीं आएगी, जब आप वापस में आएंगे तो कुछ एरर रह जाएगी, तो इस एरर को ऐसे ही लिखेंगे। तो यहाँ स्टार्ट आपने 0 से करा था, लेकिन यहाँ 0 नहीं आएगी, तो 1-2 डिग्री यहाँ पर रीडिंग आपकी हो सकती है, यहाँ भी आपकी 1-2 डिग्री रीडिंग हो सकती है। तो जो रीडिंग आ रही है उसे वैसे ही लिखेंगे। अब क्या करेंगे, अब आपके पास देखिए एक इंक्रीजिंग की रीडिंग है, एक डिक्रीजिंग की रीडिंग है 0 किलोग्राम की, 0.2 की भी एक इंक्रीजिंग की रीडिंग है, एक डिक्रीजिंग की रीडिंग है। इन सबको नाम दे दिया आपने B और इन कॉलम को नाम दिया D। अब इस कॉलम को इसके साथ ऐड करने के बाद बाई 2 करेंगे, यानी कि A + B/2 करेंगे, यहाँ लिख देंगे। इस रीडिंग को इस रीडिंग के साथ ऐड करने के बाद बाई 2 करेंगे, यहाँ लिख देंगे। इसको इसके साथ ऐड करेंगे, बाई 2 करेंगे, यहाँ लिखेंगे। ऐसे इसको ऐड करेंगे, बाई 2 करेंगे, यहाँ लिखेंगे। इसको ऐड करेंगे, इसका आधा करेंगे, यहाँ लिखेंगे। इसको ऐड करके आधा करेंगे, यहाँ लिखेंगे। इसको ऐड करने के बाद आधा करेंगे, यहाँ लिखेंगे। तो आपके पास ये कॉलम भी पूरे का पूरा भर जाता है। ऐसे ही है, C ये है इंक्रीजिंग का और D ये है डिक्रीजिंग का। तो C + D/2 करना है। इसका मतलब इनको ऐड करेंगे, बाई 2 करेंगे, इनको भी ऐड करेंगे, बाई 2 करेंगे, इनको ऐड करने के बाद बाई 2 करेंगे और यहाँ लिखेंगे, इसको भी यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। तो इस तरीके से आपकी ये पूरी टेबल भर जाती है। तो अब आपके पास क्या आ जाता है, θ1 आ जाता है और आपके पास θ2 आ जाता है। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है θ1 - θ2। ये चूंकि पॉइंटर P1 है तो इसकी रीडिंग ज़्यादा ही आएगी, और ये P2 है, इसकी रीडिंग कम ही आएगी। इसमें से ये सबट्रैक्ट करेंगे, मतलब आप ये वाला जो कॉलम है और इस कॉलम से ये वाली सबट्रैक्ट करने के बाद यहाँ लिख देंगे। इसमें से ये वाला सबट्रैक्ट करने के बाद यहाँ लिखेंगे। इसमें से ये वाली रीडिंग सबट्रैक्ट करने के बाद यहाँ लिखेंगे। मतलब θ1 के जो कॉलम की रीडिंग है उसमें θ2 के कॉलम की रीडिंग को सबट्रैक्ट करने के बाद यहाँ लिखेंगे। तो आपके पास यहाँ पर आ जाता है क्या, आपके पास यहाँ पर ऑब्जर्वेशन आ जाएगी, जो आपने मास को चेंज किया था और θ1 - θ2 को की ऑब्जर्वेशन आ जाएंगे। तो आपके पास ऑब्जर्वेशन आ जाएगी 0 मास के लिए इतना θ1 - θ2 है और 0.2 मास के लिए इतना है। ये आपको ग्राफ बनाने के काम आएगी। अब देखते हैं रियल एपरेटस में कहाँ कैसे था। तो देखिए इन फोटोग्राफ की हेल्प से आप समझ सकते हैं कि मास को इंक्रीज करके कैसे P1 P2 की रीडिंग चेंज होती है या बदलती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ, पहले हमने सिर्फ हैंगर लटका हुआ है, इसका मतलब ये 0.2 की रीडिंग है, और ये देखिए ये P1 है और ये आपका P2 है। तो दोनों में रीडिंग है, P1 में रीडिंग ज़्यादा है और P2 में रीडिंग कम है। इसके बाद इसमें हमने एक मास और लटका दिया है, तो ये हो जाता है 0.4 किलोग्राम, और P1 की रीडिंग थोड़ी सी बढ़ी है और P2 की रीडिंग भी बहुत थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। अब हमने इसमें 5 मास रख दिए, या कह सकते हैं 1.2 किलोग्राम हो जाता है। तो 1.2 किलोग्राम होने के बाद ये रीडिंग काफ़ी बढ़ गई, ये P1 है और ये आपकी रीडिंग कितनी है, ये P2 है। तो इस तरीके से P1 P2 की ऑब्जर्वेशन आप उस ऑब्जर्वेशन टेबल में भर सकते हैं। यहाँ एक इशू ये हो सकता है कि आपके पास जो ऐसे स्केल है इस पर यहाँ 0 बना हुआ है, यहाँ 1 है, 2 है, 10 है, 10 के बाद 11 का निशान होगा, 12 का होगा, 13 का होगा, 14 का होगा। तो उसकी लीस्ट काउंट चूँकि 1 डिग्री है, तो ऐसे हो सकता है कि आपका पॉइंटर 11 और 12 के बीच में है। तो आप क्या करेंगे, सीधा देखेंगे और जिसके ज़्यादा करीब होगा वही लिखा जाएगा। ये 11.5, 11.2 ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि इसकी लीस्ट काउंट 1 डिग्री है।
तो ये 11 डिग्री लिखेंगे इस तरीके से, या इसमें 12 डिग्री लिखेंगे। तो देखिए यहाँ देखते हैं कि ये जो ऑब्जर्वेशन टेबल में हमारे पास ऑब्जर्वेशन आ गई थी, इनका क्या करना है। तो एक्चुअली इनसे ग्राफ बनाना है। तो हमारे पास मैंने बताया था कि हमारे पास दो चीज़ें हैं, दो सेट आ गए। एक तो मास है 0 से लेके 1.2 तक, और उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ θ1 माइनस θ2 है। तो सारी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास क्या आ गया था, θ1 माइनस θ2 आ गए थे। जितने की मास की ऑब्जर्वेशन थी उतना ही θ1 माइनस θ2 थी। तो 0 के करस्पॉन्डिंग θ1 माइनस θ2 था, 0.2 के रेस्पेक्ट में θ1 माइनस θ2 था, 0.4 के सामने θ1 माइनस θ2 था, इसी तरीके से 1.2 के सामने θ1 माइनस θ2 था। हम यहाँ क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ में जो एक्स एक्सिस होगी उधर हम क्या लेंगे, मास लेंगे। मास को 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2 लिखेंगे। θ1 माइनस θ2 भी चूंकि 0 से स्टार्ट किया है तो 0 से स्टार्ट करेंगे और ऊपर इसका स्केल लिख देंगे। स्केल को इस ढंग से लेंगे कि पूरे पे आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो भी पॉइंट्स होंगे इतने पर इतने, तो ये कोऑर्डिनेट देखकर इसके पॉइंट को लगा देंगे। पॉइंट सीधी लाइन में भी हो सकते हैं, थोड़ा तिरछी आड़ी तिरछी हो सकते हैं। तो इसमें स्केल से एक लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद क्या करेंगे, उस लाइन पर 2 पॉइंट लेंगे। ये जरूरी नहीं है कि वही पॉइंट ऑब्जर्वेशन के, ये पॉइंट लाइन के ऊपर होने चाहिए और दूर से दूर होने चाहिए। तो जितने दूर से दूर आप पॉइंट लेंगे, उन पॉइंट को नीचे वाले को ऐसे हॉरिजॉन्टल मिलाएंगे और ऊपर वाले को वर्टिकल खींचेंगे, तो आपके पास एक ट्राइंगल बन जाएगा। इसका नाम लिख देंगे ABC, और इसके बाद यहाँ पर क्या निकाल देंगे, एक स्लोप निकाल देंगे कि स्लोप इक्वल टू AB/BC। इस स्लोप को कैसे यूज करना है, इस स्लोप को भी बता देंगे कि फॉर्मूले में कहाँ यूज करना है। अब एक रियल ग्राफ पर भी देख लेते हैं कि वहाँ एक्सिस कैसे लेनी है। तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन किस किस चीज़ की थी, हमारे पास था मास और एक था θ1 माइनस θ2। मतलब इसकी ऑब्जर्वेशन थी 0 से लेके 1.2 तक, और θ1 थी ये 0 से स्टार्ट था और ये भी कहीं तक था 10, 20, 30 तक कहीं ना कहीं हो सकता है। तो जो भी वैल्यू है, अब हम क्या करेंगे, इस तरफ बनाएंगे मास। तो पहले काम होगा हमारा, पेंसिल से यहाँ एक लाइन खींच देंगे और यहाँ इधर एक लाइन यहाँ खींच देंगे। तो इससे हमारा ओरिजिन फिक्स हो जाएगा। तो इस तरफ हम क्या लेंगे, इस तरफ हम लेंगे मास जो कि किस में है, जो कि किलोग्राम में है। इस तरफ हम देंगे क्या, θ1 माइनस θ2 जो कि किस में है, डिग्री में है। इसे ऐसे लिख देंगे। अब मास को लेना, तो हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशन है, हमारे पास है 0 से लेके 1.2 तक, यानी कि 0.2 का डिफरेंस तक। तो अगर हम यहाँ 0.2 लेंगे, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, तो यहीं तक आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ लेंगे कितना, 0.2, यानी कि 2 सेंटीमीटर पे 0.2 लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे स्केल कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.1 किलोग्राम। 2 सेंटीमीटर के बाद 0.2, 4 सेंटीमीटर के बाद 0.4, 6 सेंटीमीटर के बाद 0.6, फिर ये 0.8, 1.0, 1.2। तो इस तरीके से ये वैल्यू आपके पास आ जाती हैं। अब इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ मान लीजिए यहाँ पर कितना है, 15 आया है। तो यहाँ 15 देखते हैं खाने कहाँ तक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो इसका मतलब यहाँ तक है। तो पूरा ग्राफ लगभग भरा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये 15 नहीं है, ये डिपेंड करेगा आपने कितने डिस्टेंस पर कहाँ पर P1 P2 को रखा हुआ है। तो अगर ये 15 नहीं है, अगर ये कितना रहा, अगर ये 8 ही आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 15 है तो आप क्या करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 कर देंगे, और 8 है तो फिर ये यहाँ 2 सेंटीमीटर के बाद 1 लिखेंगे, फिर यहाँ 2 सेंटीमीटर के बाद 2 लिखेंगे, जिससे कि पूरा ग्राफ आपका भरा हुआ दिखाई दे। इसके बाद किस मास पर कितनी वैल्यू θ1 माइनस θ2 के, इससे पॉइंट लगा देंगे। और ये पॉइंट आपके ऐसे हो सकते हैं, थोड़ा सीधे भी हो सकते हैं, आड़े तिरछे हो सकते हैं। इन पॉइंट को स्केल से मिलाएंगे, भले ये आड़े तिरछे हों, बीच में से कहीं लाइन आप गुजार देंगे। इसके बाद यहाँ एक पॉइंट लेंगे कोई सा, और यहाँ एक पॉइंट लेंगे, इस पॉइंट के नीचे वर्टिकल कर देंगे और इस पॉइंट को सीधे ऐसे मिलाएंगे। तो आप लिख देंगे इसे A, इसे लिखेंगे B और इसे लिखेंगे C। जो AB है ये लेंथ दो तरीके हैं, या तो A के करस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ देख लीजिए, B के करस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ देख लीजिए, इसे माइनस कर दीजिए तो आपके पास ये आ जाएगा AB। एक तरीका है कि AB की लेंथ यहाँ पर इससे माप लीजिए कितने सेंटीमीटर है, और वर्टिकल में 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, AB की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही BC को आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि यहाँ कितना डिफरेंस है, या BC की लेंथ नाप लीजिए और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.1 किलोग्राम है, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास कितना आ जाएगा, BC आ जाएगा। तो स्लोप निकाल देंगे फिर कि स्लोप इक्वल टू कितना, AB/BC।
तो ये स्लोप की वैल्यू हो जाएगी। इस स्लोप को कैसे यूज करेंगे, इसके लिए हम फॉर्मूले को देखते हैं। अब देखिए ये हमारे पास फॉर्मूला यूज्ड है। अब देखते हैं क्या इसमें सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। देखिए इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, तो ये ईटा इक्वल टू, मास को अलग लिख देंगे, ये लिख देंगे 180 जी डी L1 माइनस L2, और ये पाई स्क्वायर R4, और ये इसके अलावा चीज़ बच जाती m/θ1 माइनस θ2। तो इसका मतलब है कि हमारे पास दो वेरिएबल हैं, ये हमारे पास m इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसे हम वेरी कर रहे हैं, और θ1 माइनस θ2 ये रिजल्ट से आ रहा है। इसे फिर से मॉडिफाई करके लिख देते हैं, तो ये जाता है 180 जी डी L1 माइनस L2 अपॉन पाई स्क्वायर R4 इंटू 1 अपॉन करके लिखेंगे। और चूंकि वेरिएशन इसी में है तो इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि डेल्टा θ1 माइनस θ2 अपॉन डेल्टा m। जो हमारे पास स्लोप आया था वहाँ पर, ये स्लोप था AB अपॉन BC। AB किस किस में वेरिएशन था, θ1 माइनस θ2 में था, तो एक्चुअली क्या था, θ1 माइनस θ2 था। और BC क्या था, ये मास में वेरिएशन था, तो ये डेल्टा m था। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो क्वांटिटी है इतनी, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, स्लोप से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा 180 जी डी L1 माइनस L2 पाई स्क्वायर R4, और नीचे ही आपके पास क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि क्या हमारे पास सारे वेरिएबल हैं, स्लोप हमारे पास है। तो स्लोप हमारे पास है तो इसका मतलब इसे हम टिक कर देते हैं कि स्लोप हमारे पास है, स्लोप हमारे पास है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जी हम 9.8 लगा देंगे। डी डायमीटर, जो हमने रस्सी का डायमीटर निकाला है सरकमफ्रेंस निकालने के बाद, वो हमारे पास है। L1 माइनस L2 हमारे पास, P1 माइनस P2 के डिस्टेंस निकाली है आपने स्केल से, वो हमारे पास है। और ये आपको ग्राफ से देखना है, और रेडियस एक्सपेरिमेंटल वायर की हमने स्क्रू से निकाली है, वो हमारे पास है। तो इस तरीके से हमारे पास सारे पैरामीटर हैं, और सारे पैरामीटर को आप MK सिस्टम में लगाएंगे जिससे कि रिजल्ट आपका सही यूनिट या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ जाए। तो यहाँ पर उसकी रिजल्ट की वैल्यू आप लिख देंगे। तो इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।